हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो वेलकम करता हूँ आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर लेके आया गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपको लगता होगा मैं पढ़ाऊंगा? बिल्कुल नहीं। हमसे भी एक बेस्ट टीचर आज आपकी क्लास लेंगे। नाम है इंजीनियर अंजनी सर। सर आइए। हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे ऑनवर्ड्स आज हम लोग कवर करेंगे आपके क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वन शॉट पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। बीच बीच में हम लोग थोड़े बहुत एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन आई एम ऑलवेज देयर। ओके सर जो पढ़ाएंगे एग्जाम में वही आएगा, फिर से बोल रहा हूँ। जिसमें बोलता हूँ अपने लिए ना, फिजिक्स पढ़ाया था मैंने। सर जो पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और जितने चारों चैप्टर जो केमिस्ट्री के हैं ना, वन शॉट में कवर किया जाएगा। और ये चारों चैप्टर केमिस्ट्री के हमारे अंजनी सर ही पढ़ाएंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं सर। ओके सर, ठीक है। ओके पढ़िए। ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th। क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो एक एक चीज हम लोग को यहाँ पे जो है वो कंसिडर करते हुए चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक चीज यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ चेंजेस। ये आपने क्लास 8th या 9th में आपको यहाँ से स्टार्ट किया गया होगा, थोड़ा बहुत बताया गया होगा कि जो हमारे चेंजेस होते हैं ना, दो तरीके के चेंजेस होते हैं। पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है हमारा फिजिकल चेंज एंड द सेकंड वन इज केमिकल चेंज। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है? कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पहचानने के लिए। जैसे फिजिकल चेंज में सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। यानी जो कंपोजिशन है, जिन चीजों से वो सब्सटेंस बना हुआ है, ठीक है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने कहा कि हमने शुगर ले लिया, उसको वाटर में मिला दिया, तो हमारा जो कंपोजिशन था, वाटर का कंपोजिशन H2O है, शुगर का कंपोजिशन है C6H12O6, सॉरी C12H22O11, ग्लूकोज का जो कंपोजिशन होता है। तो आपने मिलाया तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो शुगर का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, नहीं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। फिजिकल चेंज में जो केमिकल कंपोजिशन या जो केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे साइज चेंज हो सकता है, आपने किसी चीज को तोड़ दिया, फिजिकल चेंज हो गया। शेप चेंज हो सकता है, रबड़ को आपने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, शेप चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, साइज से फिजिकल स्टेट, ये चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, एक एग्जांपल आपको दिया गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूं कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है ना, जो चीजें मौजूद हैं हमारे उसमें, सिर्फ उन्हीं की प्रॉपर्टीज आपको विजिबल होंगी। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि शुगर और वाटर को हमने मिला दिया, तो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है हमारे पास, शुगर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। तो प्रॉपर्टीज आपको शुगर और वाटर की ही मिलेंगी। जैसे शुगर का क्या प्रॉपर्टी होता है, स्वीट टेस्ट। तो आपने अगर शुगर और वाटर मिलाया, उसे टेस्ट करेंगे तो तब भी उसका टेस्ट तो स्वीट ही होगा ना, प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हुई। लेकिन जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो केमिकल चेंज में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन की जा रही हैं। नए सब्सटेंस बनेंगे केमिकल चेंज में। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो जो चीजें हमारी पहले थी वो बदल जाएंगी और कोई नई चीज हमारे सामने आएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगी ही होंगी, साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया गया, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। एक और यहाँ पे जैसे मैंने इधर एड ऑन किया था, आपको यहाँ पे एक और चीज मैं एड ऑन करता हूं कि जब हम केमिकल चेंज कराते हैं ना, तो जिन चीजों से हमारा नया सब्सटेंस बनता है, उनकी प्रॉपर्टी गायब हो जाएंगी और हमारे सामने एक नई प्रॉपर्टी आती है। सबसे आसान तरीका है केमिकल चेंज पहचानने का, जिन चीजों से हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो हमारे रिएक्टेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी और एक नई प्रॉपर्टी आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम बात करेंगे H2O का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका हमने रिएक्शन कराया और हमने बनाया H2O, केमिकल चेंज है ये। तो हम बात कर रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बात करते हैं हम लोग। अगर हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल, बहुत तेजी से जलता है। अगर इस पूरे क्लासरूम को हम हाइड्रोजन गैस से भर दें और एक बर्निंग मैचस्टिक डाल दें इसके अंदर, तो 2 से 3 सेकंड के अंदर ये पूरा हाइड्रोजन गैस जल जाएगा, इतनी तेजी से जलता है हाइड्रोजन हमारा। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, जलने में मदद करता है। तो एक जलता है और दूसरा जलने में मदद करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने मिलाया, एक नया कंपाउंड बना H2O, न जलता है न जलाता, जलती हुई आग को क्या कर देगा, बुझा देगा। तो नई प्रॉपर्टी सामने आ रही है ना हमारे। तो जब भी हमारा केमिकल चेंज होता है,
तो एक नई प्रॉपर्टी सामने आती है, नया सब्सटेंस भी बनेगा और नई प्रॉपर्टी भी सामने आएगी। ठीक है, तो दो तरीके के चेंजेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा एक फिजिकल चेंज और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक, कोई कंफ्यूजन किसी को इधर फिजिकल और केमिकल चेंज में? आई होप क्लियर होगी ये चीज। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करेंगे हम लोग, जहां से आपका एग्जैक्टली चैप्टर का कंटेंट स्टार्ट होता है। दो चीजें हम लोग बात करें, हमारा चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो है हमारा, उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बीच की अगर डिफरेंस की बात करें हम, तो यहां पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया, क्या कह रहा है, एक्चुअल फिजिकल प्रोसेस where substance that is reactant, सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म यानी बदलते हैं इनटू अ न्यू सब्सटेंस, नई चीजों में बदल जाएंगे। हमारे रिएक्टेंट जो है ना वो क्या होंगे, बदल जाएंगे किसी नए प्रोडक्ट में, नई चीज में बदल जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्चुअल चेंज होता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैंने एक बार क्लास में पढ़ाने के दौरान एक बच्चे से कहा कि बेटा केमिकल रिएक्शन मुझे जो है प्रैक्टिकली करके दिखाओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी कॉपी उठाई और उसको माचिस से जला दिया। कहा सर ये क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है। क्यों? जो प्रोसेस एग्जैक्टली हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया गया, बर्निंग ऑफ कोल। कोल लिया आपने, उसे जलाना स्टार्ट कर दिया, कोल जलने लगा। कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है वो। तो जो कोल जल रहा है ना, कोल का कंबशन हो रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं उसी को हमने कहीं पे मेंशन कर दिया, लिख दिया, किसकी मदद से, अलग अलग नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल की मदद से। शॉर्ट में कहते हैं हम क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टर्म्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। भाई हमने क्या कहा था कि कोल का कंबशन हो रहा है। कोल किस चीज से बना हुआ है, कार्बन से। कंबशन किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो जो रिएक्शन हो रहा था हमारा, वो ये फिजिकल चेंज था, उसी को हमने क्या किया, सिंबल्स के फॉर्म में कहीं पे रिप्रेजेंट कर दिया, मेंशन कर दिया या लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। सर जो आपने कहा केमिकल, आपने कहा वो कि समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंज में हमने क्या कहा कि नई चीजें बनेंगी, पुरानी चीजें गायब हो जाएंगी। जैसे कॉपी के पेज को जलाया गया, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना वो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, हालांकि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, बट अभी हम जिस स्टेज पे बात कर रहे हैं वो रिवर्स नहीं होगा। आपने जब पेज को जलाया, दैट पेज इज मेड अप ऑफ कार्बन। जब हमने जलाया तो वो कार्बन मौजूद नहीं रहा, फिर क्या हुआ, उसका कंबशन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और CO2 बन गया। जो आपको राख मिला और जो स्मोक मिला वो CO2 बन गया, है ना। तो नया प्रोडक्ट बना ना, हमारा पेज कार्बन का बना हुआ था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला और CO2 बन गया, तो नया प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए हम उसे क्या करें, केमिकल रिएक्शन करें। उसी पेज को फाड़ दो, कार्बन ही है, अभी भी दो टुकड़ों में कर दिया तो क्या हुआ, अभी भी तो कार्बन ही है, कंपोजिशन तो नहीं बदला। ठीक है, तो ये क्या कहा जाएगा, फिजिकल चेंज कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की, तो जो फिजिकल चेंज एग्जैक्टली हो रहा है, आप लैब में जाएंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में एसिड डालेंगे, उसमें कुछ मेटल डालेंगे, कुछ रिएक्शन होगा, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और आपसे कहा है कि अभी तुमने कौन सा प्रैक्टिकल किया, जरा बताओ मुझे। तो आप उसे लिखेंगे ना कि HCl है ना, रिएक्ट विथ जिंक, है ना। तो जब आप उसे लिखेंगे, कहीं पे मेंशन करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हमसे सिंपल सा डेफिनेशन होता है हमारा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को इन दोनों में? ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा केमिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या करें, चेंज इन कलर। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स हर एक रिएक्शन में आपको मिलेंगे, इनमें से कोई ना कोई पॉइंट किसी न किसी रिएक्शन में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन कलर, ठीक है ना, चेंज इन। अच्छा, इसके आगे ना हम लोग एक MCQ करेंगे जो इस पे बेस्ड होगा, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे। चेंज इन कलर क्या कह रहा है कि जब भी हमारा रिएक्शन होगा, ठीक है, हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको कलर में चेंज मिल सकता है। ठीक है, कैसे कलर में चेंज मिल सकता है, एक यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक कंपाउंड ले लिया CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका पूरा अगर फॉर्मूला मैं लिखूं तो CuSO4.7H2O होता है।
.5H2O, जिसे हम कहते हैं ब्लू वेट्रॉल। नाम याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है ना। ब्लू वेट्रॉल क्या है? CuSO4.5H2। ये जो 5H2O है इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड चैप्टर में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, .H2O जो होता है। ठीक है, तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है ना, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हमने क्या किया, उस सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया वाटर में, तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। फिर हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ भाई? आयरन के साथ। आयरन के नेल्स हमने क्या कर दिया, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया और थोड़ा सा उसे हीट कर दिया। हीट हम क्यों कर रहे हैं? ताकि रिएक्शन हमारा जल्दी हो जाए। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे ना, आपका जो नया प्रोडक्ट बनेगा FeSO4, ये जो है ना, इसका कलर होगा क्या? पेल ग्रीन, यानी हल्का सा ग्रीनिश कलर में जो है आपको नया सॉल्यूशन जो है मिलेगा। तो चेंज इन कलर हो रहा है हमारा यहाँ पे, है ना। इस रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है? कलर में चेंज मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, ऐसा हो सकता है, नॉट इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि हर केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर हो, बट केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन कलर हो सकता है। अगर बाय द वे मान लेते हैं कि चेंज इन कलर नहीं हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, वो नहीं होगा तो इवैल्यूएशन ऑफ गैस होगा, वो नहीं होगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। मतलब इनमें से कोई ना कोई टर्म आपको केमिकल चेंज के दौरान जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्या कहा उन्होंने? चेंज इन कलर की बात की। दूसरा कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? पहले तो इसकी बात करते हैं। प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं? PPT लिखते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो आपके प्रोडक्ट में या फिर सॉल्यूशन में जो है डिसॉल्व ना हो और नीचे जाके क्या कर जाए? सेटल डाउन हो जाए। इसका एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल दिया जाता है कि लाइम वाटर, जानते हैं ना आप लोग लाइम वाटर? जब हम लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो वी यूज टू से कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, है ना। यही तो प्रेजेंस ऑफ CO2 बताता है कि आपके रिएक्शन से CO2 निकल रहा है। कभी पूछ दिया जाए कैसे बताएंगे, तो हम क्या करेंगे? जो गैस निकल रहा है उसको लाइम वाटर से पास करेंगे, अगर वो मिल्की हो गया तो हम कहेंगे ये गैस कौन सा था? CO2 था। हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया, फिर भी हम उसमें कंटिन्यूअसली CO2 अभी भी पास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा उसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और वो क्या होगा? धीरे 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 नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा कुछ सॉलिड फॉर्म में। तो कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन के दौरान सॉलिड फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको प्रेसिपिटेट भी मिल सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना। हमने देखिए जो रिएक्शन लिया था, बेरियम क्लोराइड ब्लू कलर का सब्सटेंस था, सोडियम सल्फेट ब्लू कलर का सब्सटेंस था, हमने इनका रिएक्शन कराया। हमने जब रिएक्शन कराया तो हमें मिला बेरियम सल्फेट और साथ में मिला सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट ये वाला ये जो हमारा सब्सटेंस है, ये क्या कह रहा है? व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी ये क्या कर रहा है? ये सॉल्युबल नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है? नीचे जाके बैठ जा रहा है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। अच्छा, जहां प्रेसिपिटेट बनता है ना, उसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं। कौन सा नाम होता है भाई? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक छोटा सा आपके बुक में मेंशन किया गया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा? कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने। ऐसा हो सकता है कि आपने रिएक्टेंट सॉलिड के फॉर्म में लिया हो या लिक्विड के फॉर्म में भी आपने लिया हो। आप सोचो कि हमने दो रिएक्टेंट लिए, दोनों लिक्विड है, दोनों का रिएक्शन कराया, लिक्विड स्टेट में है दोनों, दोनों का रिएक्शन कराया, हमारा जो प्रोडक्ट बना उसमें एक सब्सटेंस तो हमारा जो है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन दूसरा सब्सटेंस क्या हुआ? इनसॉल्युबल सॉलिड स्टेट में जाके नीचे बैठ गया। तो हमने तो लिक्विड लिक्विड का रिएक्शन कराया था, लेकिन हमें एक सॉलिड मिला, वो भी इनसॉल्युबल, उसमें सॉल्युबल नहीं है, घुल नहीं रहा है ना। तो वही जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहेंगे। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। बात समझ में आ गई? बोलिए भाई। फिर तीसरा क्या कह रहे हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसा भी हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कई बार हमें गैसेस को निकलते हुए देखा जा सकता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, तो गैस निकल रहा है ना। यहाँ देखिए आपको ये एग्जांपल दिया गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, हमने क्या किया? जिंक लिया और उसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। ठीक है, क्या होगा? जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा ZnCl2, और साथ में हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो भाई हमारे रिएक्टेंट में तो कोई गैस नहीं लिया था ना हमने,
लेकिन प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, गैस निकल रहा है ना, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी आपको केमिकल रिएक्शन के दौरान देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। हमारे टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके दौरान क्या होता है, हमारा टेम्परेचर में चेंज होता है। एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। चूना जानते हैं ना, सूखा चूना। आपने देखा होगा कि जो सूखा चूना होता है, जब उसमें ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे तो वो बहुत गर्म हो जाता है, उसमें से वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कभी नहीं देखा है तो उसको घर पे जाके ट्राई करिएगा। वो जो रोड वगैरह पे सूखा वाला चूना डालते हैं ना, छोटा सा सॉलिड पार्ट ले लीजिए उसका और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए ड्रॉप बाय ड्रॉप। आप देखेंगे ना वो एकदम उसमें गर्म होगा, हीट निकलने लगेगी और वाटर के वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कभी टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और कभी इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें ये दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज भी और इंक्रीज भी। अच्छा, डिक्रीज और इंक्रीज के हिसाब से ना हमने क्या किया, इधर चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन को दो पार्ट में इधर हमने डिवाइड कर रखा है। देखिए कौन से हमारे दो पार्ट है, कह रहा है एक हमारा कह रहा है एक्सोथर्मिक और दूसरा हमारा क्या कह रहा है, एंडोथर्मिक कह रहा है, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है भाई। बड़ा आसान है ये, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्सो और एंडो में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमें याद तो हम कर लेते हैं, रट तो लेते हैं हम, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो ये भूल जाते हैं कि किसमें हीट बाहर निकल रही थी, किसमें हीट अंदर आ रही थी, है ना। तो बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा ट्रिक है। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, एक्सो, एक्सो में आ रहा है ई एक्स और एंडो में आ रहा है ई एन। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट, और एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, यानी हीट मिले हमें, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि किसी चीज का हम कंबशन करा देते हैं, किसी चीज को जला देते हैं। जब आप किसी चीज को जलाओगे तो हीट तो बाहर निकलेगी भाई, निकलेगी नहीं निकलेगी, है ना। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहा जाएगा हमारा, एक्सोथर्मिक। अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट एंडो, ई एन का मतलब क्या हो गया भाई हमारा, एंटर हो गया, और एंटर मतलब अंदर आना। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, ठीक है। सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड और हीट इज गिवन इज नोन एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल, थोड़ी देर पहले अभी हमने यहीं पे बात किया था चेंज इन कलर वाले में, कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया, उसमें आयरन डाला और थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो हमें हीट देना पड़ा इस बार, है ना। तो जब हम रिएक्शन में हीट दे रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। देखिए मेंशन किया गया है एनर्जी इज एब्सॉर्ब। देखो एक्सो या एंडो, एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब एंटर। थर्मिक, THERM, जो थर्म वर्ड होता है ना वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, या फिर हीट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, एग्जिट हो, और एंडोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर आए, एंटर करे। यानी ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसे आपको हीट करना पड़े उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक, और जिससे हीट ढेर सारी मिले हमें उसे हम क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें, ठीक है भाई। एक और लास्ट कह रहे हैं हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। इसके बारे में भी अभी तक थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि हमने क्या किया, दोनों हमारे रिएक्टेंट लिक्विड थे, लेकिन जब हमने रिएक्शन कराया और प्रोडक्ट बना तो एक हमारा लिक्विड स्टेट में था और दूसरा हमारा सॉलिड स्टेट में आ गया। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट हो रहा है ना भाई। आपने पेज को जलाया, वो तो सॉलिड स्टेट था ना, लेकिन जब कंबशन हुआ सो इट इज चेंजिंग इन इट्स वेपर फॉर्म और गैसेस स्टेट में बदल रहा है ना। सॉलिड से किस में बदल रहा है, गैसेस स्टेट में बदल रहा है, ठीक है। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट भी हमारा क्या कहा जाएगा, एक जो है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का इंडिकेटर माना जाएगा, कि अगर फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो ये हो सकता है कि केमिकल चेंज हो रहा। बात समझ में आ गई का, कोई कंफ्यूजन किसी को, ये जो 5 पॉइंट्स मेंशन किए गए इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकता है या फिर हम कैसे पहचान सकते हैं, क्लियर है। चलिए फिर आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए गए अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था। इन एग्जांपल्स को एक बार समझते हुए चलते हैं कि क्यों ये एक्सोथर्मिक है या फिर क्यों ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस और एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज का कंबशन या जलना। तो भाई ये तो हमें पता है कि अगर किसी चीज को हम जलाएंगे तो ढेर सारा हीट एनर्जी हमें मिलेगा,
बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक कहा जाएगा। दूसरा देखो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ना ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया होगा वाई, हाँ एक क्वेश्चन ही है आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, एनीवन, नो आइडिया। चलिए मैं डिस्कस करता हूं। ब्रीदिंग क्या होता है, हम इनटेक करते हैं एयर को, है ना, और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ऑक्सीजन लिया, CO2 बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन लिया, CO2 बाहर निकाल दिया, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। रेस्पिरेशन क्या होगा, जब आपने ऑक्सीजन लिया, आपकी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन गया, तो वो ऑक्सीजन आखिर काम क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है ना, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च जो होते हैं इनके फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कंबशन होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या लिया, ऑक्सीजन का इंटेक किया। ठीक, अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद बनाएगा CO2 प्लस H2O, और प्लस हम क्या कहते हैं, ATP। दिस ATP इज एनर्जी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में हमें CO2 मिला, ये वही CO2 है जो हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हमने तो ऑक्सीजन लिया था, फिर CO2 कैसे बाहर निकल गया, तो वो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, उसी की वजह से यहाँ पे CO2 बन रहा है, और यही CO2 हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। साथ में वाटर भी बनता है। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या निकलता है हमारे पास, एनर्जी। तो एनर्जी बाहर निकल रही है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन को भी हम क्या कहते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर बाई द वे भूल जाएं तो इसका बड़ा शॉर्ट तरीका मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है कि जब भी आप रेस्पिरेशन की बात करते हो, वेदर इट्स समर और विंटर और रेनी सीजन, कोई भी सीजन हो, आप अपना हाथ ऐसे सामने लगाओगे, जब ऐसे करोगे ना, तो हमेशा आपके हाथ पे जो हवा आएगी वो गर्म आएगी, चाहे वो समर सीजन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो गर्म हवा आ रही है ना, हीट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है आपके यहाँ से, रेस्पिरेशन का एक पार्ट जो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन को भी हम क्या कहते हैं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। सिमिलरली अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल और मैटर की बात करते हैं, तो इनके केस में भी वही चीज होता है। हमारा जो वेजिटेबल होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है, तो ढेर सारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए वो एनर्जी आप फील नहीं कर सकते। आपने अगर वेजिटेबल के लीव्स यहाँ पे मिट्टी में डाल दिए तो वो डिकम्पोज होगा और बहुत स्लो प्रोसेस होगा, धीरे 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 वो मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इतना स्लो प्रोसेस है ये कि वो एनर्जी रिलीज होता हुआ आप फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट इस केस में भी हमारा एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए भी हम क्या, इसे भी क्या कह रहे हैं हम, डिकम्पोजिशन सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और अपने ऊपर एक नया लेयर बना लेता है आयरन ऑक्साइड का, जिसे आप रस्ट भी कहते हैं, जंग जिसे हम कहते हैं ना, तो इस प्रोसेस में भी हीट रिलीज होती है। क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन भी थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए इस केस में भी जो हीट रिलीज होता है वो हम फील नहीं कर पाते हैं, बट इस केस में भी हमारा हीट जो होता है वो रिलीज होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में भी। इसीलिए इसे भी हम क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। एंडोथर्मिक की बात करते हैं, देखिए फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज हीट। तो हीट तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, और उसी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सिंथेसाइज करता है अपने अंदर, जो फूड होता है उसको सिंथेसाइज करता है, उसमें फिर वो ग्लूकोज, स्टार्च, ये सभी चीजें बनाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है, तो एंडोथर्मिक हुआ। थर्मोलिसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हमारा एक कंपाउंड होता है जिसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ढेर सारे छोटे छोटे पार्ट्स में।
ठीक है, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ये जो हमारा है रिएक्शन जो हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, हमारा जो कुछ प्रेजेंट है उसे हम सिस्टम अगर मान ले तो हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, इसमें भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और कंज्यूम्ड, ठीक है, तो इसीलिए भी हम क्या करें, एंडोथर्मिक करें। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इसके बारे में हम लोग आगे इसी स्लाइड में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फोटोलिसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक बार फिर से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी दे रहे हैं, और ये जो भी हमारा कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, जो भी हमारा कंपाउंड होता है वो उस लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो, वैसे तो हम लोग हीट से रिलेट करके बात करते हैं यहाँ पे, बट सिर्फ हीट ही नहीं, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ऐसे केस में हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, और कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो ऐसे केस में हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप सबके सामने, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस। कह रहा है केमिकल रिएक्शन होने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से क्या होना जरूरी है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्या होना जरूरी है। कह रहा है द रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम स्टेट, ऐसा तो जरूरी नहीं है, हो सकता है हमारा एक रिएक्टेंट सॉलिड हो और दूसरा रिएक्टेंट लिक्विड हो, तब भी तो हो सकता है ना हमारा रिएक्शन, सेम स्टेट में होना जरूरी नहीं। कह रहा है एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट, ये भी जरूरी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि किसी केस में हम एनर्जी देते हैं, किसी केस में एनर्जी रिलीज होती है ना, तो ये भी कंपलसरी नहीं है कि हाँ ये चीज होना ही चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है, रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, ये भी जरूरी नहीं है, भाई कोई भी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो सकता है हमारा, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यानी वो चीजें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट तो होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे अगर आपने किसी चीज का कंबशन करा रहे हैं, आपने जो है एक पेज लिया, उसको फायर तो दिया, लेकिन उसके आसपास ऑक्सीजन ही नहीं रखा, तो उसका कंबशन होगा क्या, नहीं होगा ना। ऑक्सीजन जब रहेगा, जैसे आप फायर प्रोवाइड कराएंगे, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तब जाके हमारा रिएक्शन कैरी आउट होगा, है ना। तो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनको क्या होना चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, वरना हमारा रिएक्शन नहीं, ठीक है। Now the most important thing, balancing and need to balance a chemical equation. हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को पहली चीज बैलेंस करते क्यों हैं, ठीक है, क्यों करते हैं बैलेंस। देखिए आपने क्लास 9th में ना एक टॉपिक पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये जो एक टॉपिक है ना, इसको हर बार अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कहीं पढ़ेंगे एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहीं पढ़ेंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहीं आप देखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये अलग अलग लैंग्वेज है, सबका मतलब क्या है हमारा सेम, ठीक है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन के हम बैलेंसिंग करते हैं, उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए हमारे किसी भी रिएक्शन को करते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई इन लॉज को फॉलो नहीं करेगा तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं, जिसमें से सिर्फ एक लॉ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, अलग अलग लॉज मिलेंगे आपको। तो उस लॉ के बिना तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, उस लॉ को फॉलो किए बिना। तो उस लॉ को फॉलो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को या इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन 3 तरीके से मेंशन किए जाते हैं। पहला होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन भी कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम्स में दिया जाता है। बच्चा बैलेंस करने तो सीख गया, लेकिन हमने वर्ड में दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम, चलो दिया तब तो ठीक है। मान लो हमने बोल दिया कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, तो जिंक तो आप तो पता है Zn लिख लेंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, हो सकता है किसी को ना पता हो, ठीक है। तो जिसको नहीं पता होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके जो वर्ड इक्वेशन वाले भी कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरा वर्ड मेंशन करते हैं उस एलिमेंट के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए या उस सब्सटेंस के लिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है मैग्नीशियम
react with oxygen to form magnesium oxide। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है हमारा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या कहता है कि जो हमारा रिएक्शन है उसी को हम उन एलिमेंट्स के सिंबल के फॉर्म में मेंशन करेंगे, सिर्फ एलिमेंट्स का सिंबल मेंशन करेंगे और कुछ नहीं। जैसे मैग्नीशियम के लिए हमने Mg कह दिया, ऑक्सीजन के लिए हमने O2 कह दिया। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए यहां O क्यों नहीं लिखा, O2 क्यों लिखा? वो भी तो लिख सकते हैं ना ऑक्सीजन के लिए, O क्यों नहीं लिखा हमने? ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एटॉमिक फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है ना उसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हमने क्या मेंशन किया यहाँ पे? O2 मेंशन किया। ठीक है। और बनेगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। ठीक है। इसे हमने क्या कह दिया? स्केलेटल इक्वेशन कह दिया। स्केलेटल इक्वेशन में क्या होगा? जो आपका वर्ड इक्वेशन है, ठीक उन्हीं वर्ड इक्वेशंस का हमने यहां पे क्या मेंशन कर दिया? सिंबल मेंशन कर दिया। और जो लास्ट आ रहा है हमारा, क्या कह रहा है? बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन कह रहा है कि जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है भाई। तो उसके लिए हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग करने का सबसे सिंपल तरीका, आप जो क्लास 10th में बैलेंसिंग करते हैं, इसके लिए हम जिस प्रोसेस की बात करते हैं उसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। छोटे मोटे रिएक्शंस या इक्वेशंस हो तो उनको आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जा सकता है। कंप्लेक्स रिएक्शन के लिए फिर आगे चल के हम लोग दूसरे प्रोसेस यूज करेंगे, जैसे हाफ रिएक्शन मेथड या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, ये आगे चल के आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो हम 10th की बात करें, छोटे मोटे रिएक्शंस या इक्वेशंस जो होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग करने का सब बहुत सिंपल सा तरीका है। आपके इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सबसे पहला बैलेंसिंग आप किसका करेंगे? ऑक्सीजन का करेंगे। कुछ चीजें जो बैलेंसिंग के दौरान आपको याद रखनी है, जब भी आप बैलेंसिंग करेंगे किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो। ठीक है। तो कई बार जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे 2 मेंशन किया गया है ना, यहाँ पे बॉटम में जो है हमारा वो मेंशन कर देते हैं। क्या करते हैं वो लोग? यहाँ बॉटम में मेंशन कर देते हैं। कभी भी बैलेंसिंग के दौरान आप यहाँ बॉटम में नंबर को मेंशन नहीं कर सकते। एज पर द रूल ऑफ बैलेंसिंग, जो भी आप नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या करेंगे? हमेशा हम सबके सामने उन नंबर्स को मेंशन करेंगे। ठीक है। तो इस बैलेंसिंग के बारे में देखते हैं जरा हम कि कैसे ये जो हमने बैलेंसिंग कर रखी है, कैसे हमारा ये बैलेंस होगा। ठीक है। इसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये वाला इक्वेशन हमारा स्केलेटल इक्वेशन था, तो इस इक्वेशन को बैलेंस करके हमने इस फॉर्म में मेंशन किया। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना होता है? ऑक्सीजन को। अच्छा, ये एक चीज याद रखिए, जो हमारा एरो बनता है ना, एरो का जो टेल होता है, टेल की तरफ हमेशा कौन रहेगा? रिएक्टेंट रहते हैं। और हेड की तरफ हमेशा कौन रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है। तो भाई अभी देखो हमारे पास रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है? 2। प्रोडक्ट में हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 1। उसे भी तो 2 करना पड़ेगा, है ना? तो 2 करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे सामने 2 लिखा और उस पूरे कंपाउंड को या पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 हमारे मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हमारे पास प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट में भी हमारे 2 ऑक्सीजन है। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आ गई, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मैग्नीशियम भी हो गए और रिएक्टेंट में हमारे पास एक ही मैग्नीशियम है, उसे भी तो 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया? मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए, रिएक्टेंट में भी 2 मैग्नीशियम, प्रोडक्ट में भी 2 मैग्नीशियम, रिएक्टेंट में भी 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई क्या? देखिए, सिमिलर यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। कुछ और इक्वेशंस की बैलेंसिंग की बात करेंगे हम लोग। ये तो हमने नीड ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग की बात की थी। यहाँ देखिए हमारे पास एक स्केलेटल इक्वेशन है, ABCD करके मेंशन किया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, MCQ में भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है। इसके अलावा जो आपका केस स्टडी होता है उस केस में भी आपको यहाँ पे मिल सकता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको इस फॉर्मेट में दे दिया जाएगा MCQ में और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। लिखा जाएगा A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है और D की वैल्यू ये है। चारों अलग अलग ऑप्शन होंगे, आपको बैलेंसिंग करके देखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इस बार एक बार फिर से बैलेंसिंग करते हैं जैसे हमने बताया था।
इसको भूल जाते हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, और सीधे यहाँ पे हम बैलेंसिंग की बात करते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे भाई? ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। इन प्रोडक्ट हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स वी आर हैविंग? 4। रिएक्टेंट में हमारे पास कितने ऑक्सीजन है भाई? बोलिए। एक ही ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। इसको भी 4 बनाना होगा। 4 बनाने का मतलब बी की जगह हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा हमारा, है ना। रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है भाई? 2 हाइड्रोजन है। इनको भी तो 8 बनाना होगा, और 8 बनाने के लिए डी की जगह पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हमारा हाइड्रोजन भी 8 बन गया। कोई कंफ्यूजन? एक बच गया हमारा आयरन, Fe। यहाँ पे कितने आयरन है हमारे पास? 3। रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में हमारे पास कितना आयरन है? 1। इसको हमने क्या कर दिया भाई? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस। देखिए आयरन के लिए हमने 3 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, टोटल 3 बन गया। हाइड्रोजन वाला जो केस है उसमें हमने किसका मल्टीप्लीकेशन किया है? 4 का मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है। जो ऑक्सीजन वाला केस है उसमें भी हमने किसका मल्टीप्लीकेशन किया है? 4 का मल्टीप्लीकेशन किया। एक बार केमिकल इक्वेशन जब आप बैलेंस कर लेते हैं तो एक बार कंफर्म करने के लिए हम अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हर एक एटम का नंबर काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जितने एटम हमारे रिएक्टेंट में हैं उतने हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? आई होप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो आप लोग कर लेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना आपका दिमाग हल्का सा घुमा सकता है। क्यों घुमा सकता है? देखिए हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन से शुरुआत करेंगे। हमारे रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन यहां है और 1 ऑक्सीजन यहां है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं हमारे। प्रोडक्ट में हमारे पास कितना ऑक्सीजन है भाई? 2 ऑक्सीजन। तुम इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और हमारे प्रोडक्ट में तो 3 ही है ना, तो इसको भी 4 बनाना पड़ जाएगा हमें। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। 2 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां है। इस ऑक्सीजन को भी हम क्या कर लेते हैं? 2 बना लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो 2 ऑक्सीजन यहां हो गया आपका और 2 ऑक्सीजन यहां हो गया। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे प्रोडक्ट में? 4। रिएक्टेंट में भी हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑलरेडी है, तो यहां पे भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्टेंट में भी हमारे 4 ऑक्सीजन हो गए, प्रोडक्ट में भी हमारे 4 ऑक्सीजन हो गए। बाकी देखते हैं हाइड्रोजन। 2 इंटू 2 कितना हाइड्रोजन है हमारे पास? 4। इधर भी हमारे पास कितना हाइड्रोजन है भाई? 4। कार्बन कितना है हमारे पास? 1। रिएक्टेंट में कार्बन कितना है हमारे पास? 1। हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। ज्यादातर इक्वेशंस आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते करते ही कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ ही इक्वेशन ऐसे होंगे आपके केस में जिनमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा किसी थर्ड एलिमेंट को भी बैलेंसिंग की जरूरत पड़े। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पिछला वाला बात किया था, इसमें हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हमें आयरन के लिए भी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा था, है ना। लेकिन इस केस में देखेंगे कि हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया और हमारा कार्बन, हाइड्रोजन सब कुछ अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे तो सबसे पहले बैलेंसिंग किसकी करेंगे? ऑक्सीजन की, इफ इट इज प्रेजेंट इन योर कंपाउंड और रिएक्शन। और अगर नहीं है, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन, अगर नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की पहले बैलेंसिंग करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर बाकी जो भी एलिमेंट्स हमारे रहेंगे उनकी हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तरीका हमारा बिल्कुल यही होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ए बी सी डी की वैल्यूज यहाँ पे आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस के फॉर्म में दे दी गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले बैलेंस हमें क्या करना है भाई? ऑक्सीजन करना है। चलिए देखते हैं हमारे पास रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है? 3। प्रोडक्ट में हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाना पड़ेगा मतलब हमने डी की जगह किसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया? 3 का कर दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, जब हमने रिएक्टेंट में इधर 3 का मल्टीप्लीकेशन किया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन के बाद दूसरा हमने क्या कहा था, किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को करेंगे, है ना। बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी। दूसरा बैलेंसिंग हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। चलिए हाइड्रोजन देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 3 इंटू 2
6, है ना। रिएक्टेंट में हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 1। इसे भी 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए हमने क्या किया, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन? अब दो चीजें बची हमारे पास, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। जैसे क्लोरीन को पकड़ के चलते हैं। टोटल कितने क्लोरीन हुए हमारे इधर? 6। इधर कितने हैं? 3। 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, क्लोरीन छोड़ देते हैं, एल्यूमिनियम को पकड़ के चलते हैं। कितने एल्यूमिनियम है हमारे पास रिएक्टेंट में? 2। इधर कितना है? 2 बनाना पड़ेगा। तो चाहे किसी को भी पकड़ के चलोगे, मल्टीप्लाई तो 2 ही होगा। ठीक है, और एक ही जगह हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इधर हमने कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। अभी हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 6 2 3। ठीक है, देखिए कहां पे आपका 1 6 2 3, है ना। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड में बैलेंसिंग पे बेस जरूर मिलना है, एक ना एक क्वेश्चन, और इसी तरह एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही दिया जाएगा। आपको इक्वेशन लिखा जाएगा, ए बी सी डी मेंशन किया जाएगा, और ऑप्शन में देगा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपको क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, बैलेंस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाई डू यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर कह लें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर कह लें एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीनों चीजें सेम है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज हमारा क्या हो जा रहा है? डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी लॉ को कंप्लीट कराने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक और केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करके दिखाया गया है। जिंक H3PO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखिए एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई, आपने 9th में पढ़ा होगा, पॉली एटॉमिक आयन की बात की जा रही है। पॉली मतलब ढेर सारे, एटॉमिक मतलब एटम्स, और आयन मतलब जिनके ऊपर किसी तरीके का चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखो ढेर सारे अलग अलग तरीके के आयन होते हैं। जैसे हम कहें Cl-, ये मोनो एटॉमिक हो गया ना, सिंगल एटम है और उसके ऊपर क्या है? हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन जब ढेर सारे एटम मिल जाते हैं एक साथ और कोई आयन बनाते हैं, तो उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। आपके क्लास 9th एनसीईआरटी में ना पेज नंबर 27 पे एक पूरा जो है ना वो टेबल बनाया गया पॉली एटॉमिक आयंस का। OH-, PO4 3-, है ना, CO3 2-, SO4 2-, ऐसे करके ढेर सारे दिए गए पॉली एटॉमिक आयंस, है ना। तो ऐसे आयंस जिनमें एक से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हो और ओवरऑल हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो, तो ऐसे आयंस को हम क्या कह देंगे? पॉली एटॉमिक आयन कह देंगे। कह रहा है 2 और मोर एटम एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है ना, 2 से ज्यादा एटम मिलकर एक सिंगल यूनिट यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हो या फिर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हो, तो ऐसे जो आयंस होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। देखिए यहाँ पे जिंक भी है, फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, ढेर सारे एटम्स, अलग अलग एटम्स एक दूसरे के साथ मिले, इसीलिए हम इसे पॉली एटॉमिक कह रहे हैं। क्लियर है? बैलेंसिंग क्यों करते हैं? आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, और बैलेंसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि इक्वेशन लिखे कैसे, उसको हम बैलेंस कैसे करें। अब क्या कह रहा है कि अगर मान लो तुम्हें केमिकल इक्वेशन को के बारे में ढेर सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि हम एक इक्वेशन लिखें और उसी इक्वेशन के अंदर सारा इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या बात किया था कि हम सिंबल मेंशन करेंगे एलिमेंट्स, जैसे यहां पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिन्हें हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपने केमिकल इक्वेशन में। जैसे पहली चीज क्या कह रहा है कि आप फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है, इसमें लिखा गया CO2 AQ, यानी कि ये किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, H2O ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। एक बड़ी कमाल की चीज है, हमेशा याद रखना, कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी प्रोडक्ट अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्वस यूज करते हैं। किसके सिवाय? किसके? वाटर के। वाटर अगर अपने लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर के लिए हम लिक्विड यूज करेंगे, लेकिन वाटर के अलावा अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे?
एक्वस यूज करेंगे। एक्वस मतलब समथिंग विच इज इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन विथ वाटर। कोई ऐसी चीज जो वाटर में घुल गई है और घुल के लिक्विड स्टेट में है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस कहते हैं। तो वाटर के अलावा बाकी सभी चीजें जो लिक्विड स्टेट में होंगी उनके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एक्वस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा CO2 के लिए कह दिया गया एक्वस फॉर्म में है, H2O क्या कह दिया गया? एक्वस फॉर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फिजिकल स्टेट मेंशन कर रहे हैं अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो पहली चीज क्या कही गई कि आप फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत होती है कभी कभी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हम कॉपर सल्फेट में आयरन डालेंगे और हीट करेंगे। एक्सटर्नल जो हम एजेंट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो, है ना। तो जो कंडीशन ऑफ रिएक्शन होती है, यानी किस कंडीशन में आपका रिएक्शन होगा, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है? रिएक्शन कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। इस रिएक्शन की बात की गई, फॉर्म मेंशन किया गया, और ये हमारा कंडीशन है इन प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट, सनलाइट। ठीक है, ये क्या है? हमारा रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो हम क्या क्या कर सकते हैं? स्टेट मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने रिएक्शन कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं। अपने किसी भी रिएक्शन को या इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई चीज अगर गैसेस स्टेट में है तो उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो हम ब्रैकेट में G लिख सकते हैं, मतलब ये गैसेस फॉर्म में है, या तो हम ऐसे ऊपर की तरफ एक एरो बना देते हैं, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। सिमिलरली अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट बना रहा है, प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे सेटल डाउन हो जाए, तो या तो उसके लिए हम सॉलिड यूज कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, या तो हम क्या करते हैं? कुछ इस तरीके का एरो बना देते हैं नीचे की तरफ फेस करता हुआ। इसका मतलब कि ये क्या है? सॉलिड चीज है जो नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो गई। ठीक है, बात करते हैं कैटलिस्ट की। ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से होते हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर है, या फिर कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन का हिस्सा नहीं होगा, ना वो रिएक्टेंट में मिलेगा ना वो प्रोडक्ट में मिलेगा, दोनों में से किसी भी में नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देगा या तो क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का हिस्सा तो नहीं बनेंगे लेकिन रिएक्शन का रेट बदल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो मैं इधर, आप लोग जो है आपस में दो दोस्त हैं। ठीक है, मैं एक के पास गया और मैंने उससे बोला कि भाई जो तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे बारे में तो बहुत बुरा भला कह रहा था, तुम्हारी ये बुराइयां कर रहा था। दूसरे के पास गया, उससे भी मैंने ये बातें कही, दोनों दोस्त में लड़ाई हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन बदल गया। मैं उस लड़ाई का हिस्सा नहीं हूं, मैं क्या हूं? कैटलिस्ट हूं। ठीक है ना, मैंने लड़ाई करा दी, दो लोगों के बीच में पहले से लड़ाई चल रही है। मैं क्या यार, तुम हम उससे लड़ाई कर रहे हो, वो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, वो कहता नहीं बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत हेल्प करता है ये वो। दूसरे से भी मैंने ये बोला, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। मैं उस फ्रेंडशिप का हिस्सा नहीं हूं, मैं किस तरह काम कर रहा हूँ? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी कर सकता है। आज पर रिक्वायरमेंट हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं। जो रिएक्शन बहुत धीरे हो रहा है उसमें हमने ऐसा कैटलिस्ट डाल दिया जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर दे। जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है उसके लिए हमने ऐसा कैटलिस्ट यूज किया जो रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर दे। तो वो सब्सटेंस जो रिएक्शन का हिस्सा तो नहीं होंगे लेकिन रिएक्शन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कैटलिस्ट कहेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उनका फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे रिएक्शन के कंडीशंस होते हैं उन्हें भी हम मेंशन कर देंगे, तो इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन है और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पहले ही डिस्कस करते हुए हैं, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तीन तरीके के रिएक्शन हमने पहले ही जनरली इसे डिस्कस कर लिए। उसके बाद के जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला आ रहा है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रटना नहीं है, सिर्फ नाम पढ़ना है और हमें पता चल जाएगा कौन सा रिएक्शन। जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शन है, सबकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी नहीं, जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शन है सिर्फ नाम पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है। क्या कह रहा है?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब टू कंबाइन, जुड़ना। भाई चीजें जब जुड़ती हैं तो जुड़ के एक सिंगल यूनिट बन जाती है, यही तो होता है ना कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद क्या करें, एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, उसे हम क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। एग्जांपल देखिए, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2Mg। मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या बना दिया इन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, ये क्या कहा जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे ये चीज हमने मेंशन कर रखी है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी यूज टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसे सैंड पेपर से ना उसके सरफेस को क्लीन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं समझिए। मैग्नीशियम क्या करेगा, जब वो एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी हमारे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई है भाई। तो जब तक वो लेयर हटेगी नहीं, मैग्नीशियम बाहर दिखेगा नहीं हमें, और जब तक वो मैग्नीशियम दिखेगा नहीं उसका कंबशन नहीं होगा। तो उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर देंगे, रब करेंगे, और उसके बाद उसका हम कंबशन कराएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहां आपको दे रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हम आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल ना दो तीन अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन में काम आएगा, सिर्फ एक ही नहीं। एक एग्जांपल, ढेर सारी यूजेस। ठीक है, क्या कह रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराया हमने और क्या बन गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ऐसा जो रिएक्शन होगा उसे हम क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। थोड़ी देर पहले हमने शुरू में डिस्कस किया था, हमने कोल को जलाया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। ये सारे क्या कहे जाएंगे, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहे जाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है, इसको नोट करते हुए चलेंगे, दो तीन जगहों पे काम आएगा ये आपके। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बताइएगा मुझे। ठीक है भाई, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं तो नीचे आ गया ना। ठीक है, कुछ और टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाई मैग्नीशियम को पहले हमने क्लीन किया, फिर उसका हमने कॉम्बशन कराया। अच्छा, कॉम्बशन किसी भी चीज का किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एक बार फिर से हमने कॉम्बशन कराया, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बशन हुआ और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, प्लस हीट, हीट तो निकलेगा ना जलाएंगे तो, और लाइट भी निकलेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, इसे हम एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं। क्या हीट निकल रहा है, नहीं निकल रहा, एनर्जी निकल रही है ना, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी तो कह सकते हैं। क्यों भाई, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एक एग्जांपल हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके अलावा और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हमने जो है पहले डिस्कस किए। बर्न्स विद अ डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे ना, उसका जो फ्लेम होता है ना बहुत ज्यादा चमकता है, जैसे वो वेल्डिंग होते हुए देखा है, कितना ज्यादा ब्राइटनेस होता है ना उसमें, कुछ वैसे ही एकदम ब्राइट फ्लेम होता है मैग्नीशियम रिबन जब जलता है, तो ना उसी के लिए मेंशन किया गया यहाँ पे डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम। इसके अलावा इतना ज्यादा ब्राइट जब वो हो रहा है तो उसमें से रेडिएशंस भी ढेर सारे निकलेंगे। कौन से रेडिएशन निकल रहे हैं उसमें, यूवी रेडिएशन। ठीक है ना, क्या कर रहा है, यूवी रेडिएशन निकल रहा है। जैसे मैंने आपको वेल्डिंग का एग्जांपल बताया, जब वेल्डिंग करते हैं तो वो एक आई प्रोटेक्शन यूज करते हैं कि नहीं करते हम लोग, तो यूवी रेडिएशन उधर भी निकलता है, इधर भी यूवी रेडिएशन निकल रहा है, जिससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो कह रहा है कि आई प्रोटेक्शन इसके लिए क्या किया जाता है, एडवाइस किया जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट और लाइट ये दोनों तरीके की एनर्जी जो है इससे बाहर निकल रही है। क्लियर है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास,
कह रहा है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, एक स्टेटमेंट देखेंगे, इट बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। अ व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, जलने पे जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो व्हाइट कलर का पाउडर ऐश यानी राख होता है। ठीक है, इसकी जो राख होती है वो व्हाइट कलर की होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और कमाल की चीज ये है कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, इसी में वाटर मिला दोगे बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है। ठीक है, उसमें हम वाटर मिला देंगे, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। देखो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है भाई, दोनों को मिलाएंगे हमारा बनेगा MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये किसकी तरह काम करता है भाई, बेस की तरह काम करता है। एसिड बेस सेकंड चैप्टर है ना, तो ये किसकी तरह काम करेगा, हमारा बेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो भाई ये भी चीज नहीं होगी। तीसरा क्या करे, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल नहीं। अभी हमने पढ़ा हीट और लाइट तो निकलता है ना। ठीक है, तो यही वाला हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है। और हम लोग इसको कॉम्बिनेशन में ही पढ़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ऑब्वियसली होगा ये। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, एक और यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिखाया गया आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे हमने MgO प्लस H2O करके आपको दिखाया, वैसे इन्होंने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दिखाया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलाया हमने, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। बताया था ना थोड़ी देर पहले, एक्सोथर्मिक में चूना लो उसमें पानी मिलाओ ढेर सारा हीट बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकल रहा है भाई, हीट निकल रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा, जब हीट निकलती है ना उसमें से हिजिंग साउंड भी निकलता है, ऐसे करके साउंड आता है ना जब हीट निकलती है। तो अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो आज घर जाना, बड़ा सा वो चूने वाला टुकड़ा उठाना, उसमें पानी डाल के देखना, एकदम वो ना ऐसा लगता है कि पानी बॉयल होने लगा, इतनी ज्यादा हीट उसमें से बाहर निकलने लगती है। थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप करके डालेंगे तो। ठीक है, और हिजिंग साउंड भी आपको उसमें से मिलेगी। ठीक है, हाँ 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 हाँ। इसके बाद हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इससे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि हम जो हमारे वॉल्स होते हैं उनकी व्हाइट वॉशिंग करते हैं, यानी चूना वगैरह जो लगाते हैं ना वॉल्स पे हम लोग। ठीक है, हमने आज अपने वॉल की व्हाइट वॉशिंग कर दी, उस पे चूना जो है पूरा लगा दिया, और 2-3 दिन बाद जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा वॉल पहले से जब हमने व्हाइट वॉशिंग किया था उसके कंपेरिजन में और ज्यादा व्हाइट एकदम चमक रहा है। ऐसा क्यों होता है कि 2-3 दिन बाद उसकी ब्राइटनेस, उसका व्हाइटनेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारा ये रिएक्शन है। क्या कह रहा है कि जब आप व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना अपने दीवार की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, वाटर मिला देते हैं। यानी बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी को हम क्या करते हैं अपने वॉल्स पे लगा देते हैं। ये क्वेश्चन ना ज्यादातर केस बेस में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसी को हम क्या करेंगे, अपने वॉल्स पे लगा देंगे। अब भाई हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, वाटर तो देखो इवापोरेट होके निकल जाएगा। क्यों भाई, वाटर हमारा इवापोरेट होके निकल जाएगा इसमें जो मौजूद था। ठीक है, H2O जो है वो तो हमारा चला जाएगा। जो CO2 है वो इसके साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसका कलर एकदम ब्राइट व्हाइट होता है। तो इसीलिए 2-3 दिन का जब हमारा समय बीतता है, ये धीरे धीरे रिएक्शन होता है। आपने दीवार पे लगाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसने क्या किया, CO2 के साथ धीरे 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 2-3 दिन में रिएक्शन किया और कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। उसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से देखिए एकदम ब्राइट व्हाइट हो जाता है। हमने लगाया था तो कुछ ऐसा था। ठीक है, 2-3 दिन बाद कुछ इतना ज्यादा व्हाइट हो गया, ड्राई और एकदम शाइनिंग हो गया। तो किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। याद रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ही ये जो है हमारा चेंज हो जाता है कलर। ठीक है भाई, थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, पहले बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, देखिए जैसे हमने कॉम्बिनेशन की बात की थी,
कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, कंबाइन का मतलब क्या होता है भाई, हमारा जुड़ना। ठीक है, अब कह रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। बायो में पढ़ा होगा डिकम्पोजर्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने का मतलब तोड़ देते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में उसे क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं या फिर स्प्लिट कर देते हैं, बिखेर देते हैं उसे। तो डिकम्पोज का मतलब ही होता है टू स्प्लिट और टू ब्रेक डाउन, तोड़ना या बिखर जाना। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगा, हमारे कॉम्बिनेशन के ठीक उल्टा होगा। कॉम्बिनेशन में हमने क्या बात की थी, दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। डीकंपोजिशन कहेगा कि एक सिंगल सब्सटेंस होगा और वो टूट जाएगा, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में बिखर जाएगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन ना तीन तरीके का होता है। पहला थर्मल, थर्मल मतलब जो किसके प्रेजेंस में हो भाई, हीट के प्रेजेंस में हो। यहां पे हम लोग थर्मल की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फोटोलिटिक, फोटोलिटिक मतलब किसके प्रेजेंस में हो, सनलाइट के प्रेजेंस में हो। ये जो फोटो वर्ड आया है ना, ये लाइट से आया है। अभी हम लोग कहते हैं मोबाइल फोटो क्लिक कर दो, फोटो क्लिक कर दो, ये कहां से आया, पहले के जो मोबाइल फोन्स होते थे बिना फ्लैश के नहीं होते थे, और जब भी हम फोटो क्लिक करते थे उनसे फ्लैश आता था। उस फ्लैश के लिए हमने फोटो वर्ड यूज किया। फोटो वर्ड फ्लैश के लिए क्यों यूज किया, क्योंकि जब आप सनलाइट की बात करेंगे, उससे भी पहले हम बात करें सनलाइट की। सनलाइट में जो एनर्जी होती है, उन एनर्जीज को हम कहते हैं फोटोन, और उसी फोटोन से हमारा वर्ड डिराइव हुआ फोटो। तो फोटो बेसिकली लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसके प्रेजेंस में हो भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में हो। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसके प्रेजेंस में हो भाई, हीट के प्रेजेंस में हो। और थर्ड वन कह रहा है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मतलब किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ना कि सारी चीजें नाम से समझते हुए चलेंगे, किसी को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में होगा भाई, हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा उसे हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। चलिए, यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का कुछ एग्जांपल दिया गया है, उसको पढ़ेंगे। ये वाला जो आपको एग्जांपल दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में सेम यही आया था। क्या दिया गया था, सिर्फ ये दे दिया गया था, रिएक्टेंट वाला हिस्सा दे दिया और लिख दिया कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करके लिखना है। प्रोडक्ट वाला हिस्सा ही नहीं दिया। ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट वाला पूरा हिस्सा लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये दे दे, ये दे दे, रिएक्टेंट के साथ आपको दो प्रोडक्ट भी दे दिया गया, एक प्रोडक्ट को गायब कर दिया, बोला भाई लिखो, तो एक गायब रहेगा तब तो हम लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें हमारी हो गई, जो बचा उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेकिन इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है कि रिएक्टेंट वाला पार्ट दे दे और ये प्रोडक्ट वाला पार्ट छोड़ दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि इसको मेंशन करें। लास्ट ईयर एकदम बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आया था बोर्ड में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा। क्या कह रहे हैं देखो, FeSO4 फेरस सल्फेट है हमारा। हमने क्या किया, अच्छा थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हीट होना जरूरी है। ठीक है, तो FeSO4 इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसे हम हीट का सिंबल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अगर कहीं हीट नहीं भी लिखा है, सिर्फ ट्रायंगल बना हुआ है, तो समझ जाएंगे कि मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इस सिस्टम को। है ना, रिएक्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसे हीट किया, देखो एक सिंगल सब्सटेंस बिखर गया, स्प्लिट हो गया, तीन हिस्सों में टूट के बिखर गया। ये तो डिकम्पोजिशन तो होगा ही भाई जब बिखर रहा है। तो किसकी वजह से बिखर रहा है, हीट की वजह से बिखर रहा है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कह देंगे। ये वाला एग्जांपल भी सिमिलरली है आपका। ठीक है, इसको हीट किया हमने, दो पार्ट्स में क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया, बिखर गया। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था ब्लू विट्रॉल के बारे में बात किया था, बिल्कुल शुरू में, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। याद रखेंगे, पूछा जाता है, देखो इधर CuSO4.5H2O, इसको हम कहेंगे ब्लू विट्रॉल। ठीक है, और FeSO4.7H2O, इसे हम कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। अभी कहा था ना कि जब कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स डालोगे तो ब्लू से कलर लाइट पेल ग्रीन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो पेल ग्रीन में क्यों चेंज हो रहा था, क्योंकि वहां पे FeSO4 बन जा रहा था हमारा।
अच्छा, अगर डॉट H2O नहीं रहे तब कलर नहीं मिलेगा, डॉट H2O रहेगा तभी कलर मिलेगा आपको सॉल्ट का। पढ़ेंगे ये चीज हम लोग दूसरे चैप्टर में एसिड बेस में, ठीक है। तो FeSO4.7H2O को हम क्या कहते हैं, ग्रीन वेट्रॉल कहेंगे। CuSO4.5H2O को हम क्या कह देंगे, ब्लू वेट्रॉल कह देंगे। तो भाई थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिखा था, आपसे कहा था कि नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई जगहों पे काम आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट वाला देखो, कॉम्बिनेशन में लिखा था वो हमने, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, उसी को उल्टा कर दो। अब हमने क्या कह दिया, CaCO3, और इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया भाई, हीट कर दिया, हीट कर दिया, ये दो पार्ट्स में टूट गया, CaO प्लस CO2। ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट बना तो कॉम्बिनेशन हो गया, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट बना तो हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। एक ही एग्जांपल है, यहां भी काम आ गया, उल्टा कर दिया हमने तो किसमें आ गया, डिकम्पोजिशन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अलावा ये एक और रिएक्शन हो सकता है, एंडोथर्मिक। इसमें हम हीट दे रहे हैं, देखो सिस्टम को हीट दे रहे हैं, इधर भी हम हीट दे रहे हैं, इधर भी हम क्या करें, हीट दे रहे हैं। तो हम रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं, हीट इज एब्सॉर्ब्ड, तो क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक कहा जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन तो है ही, साथ में ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, कोई कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस की वजह से हो। अच्छा, हमने कहा था बैलेंस और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये देखो हमारा रिएक्शन कंडीशन यहां मेंशन किया गया ना, हीट हमारा रिएक्शन का कंडीशन है और इनकी स्टेट्स मेंशन किए गए, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने केमिकल इक्वेशन को जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सके। अरे मत करो ना ऐसा। इसके बाद देखिए थर्मोलिटिक, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद अगला आता है हमारा फोटोलिटिक, ठीक है। फोटोलिटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो भाई, सनलाइट, इसके प्रेजेंस में आएगा हमारा, सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा। अच्छा, थर्मोलिसिस के यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए, यूजेस के बारे में बात किया गया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिखा था मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हम लोग सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, इसका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यूजेस बात की जा रही है, यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है ना, कि लेड नाइट्रेट है हमारा, हमने इसे हीट किया, ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। ये क्या लिखा भाई, येलो रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब जो नीचे बैठ जाए, बच जाए, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, प्रेसिपिटेट की तरह है ना। और प्रेसिपिटेट है तो इसका एक और नाम हो सकता है, कौन सा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। एक रिएक्शन अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन के तरह एक्ट कर सकता है। अब कह रहा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब दो हिस्सों में टूटना, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका सबसे फेमस या सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा क्या है, यही है, वाटर का हमने क्या करा दिया भाई, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, यानी वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। एक सेटअप दिया गया, इस सेटअप को बड़े ध्यान से देखेंगे, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिमिलर सेटअप आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और इस पे बेसिक क्वेश्चन भी पूछा गया है। याद है किसी को क्या क्वेश्चन पूछा गया इस सेटअप के बेस पे, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि जो दो टेस्ट ट्यूब हैं हमारे, इन दोनों में जो गैस इकट्ठा हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में गैस का वॉल्यूम डबल क्यों है पहले वाले के कंपैरिजन में। देखो इसमें 1x लिखा है, इसमें 2x लिखा है ना, तो क्यों डबल है वॉल्यूम हमारा, ये ना आपसे एक क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। हमने वाटर लिया लिक्विड स्टेट में, उसमें हमने क्या करा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया। भाई इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमने बैटरी यूज किया, उसके साथ हमने दो इलेक्ट्रोड जो है वहां पे अटैच कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, हमारा वाटर ब्रेक होगा दो पार्ट्स में, H2 और O2 में, ठीक है। अब H2 और O2 में ब्रेक होने का मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमारा जो रेशियो होता है ना H2 और O2 का, वो क्या होता है, 2:1 होता है। यानी हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो हमेशा ऑक्सीजन के डबल होता है जब भी आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है। साफ साफ यहां मेंशन किया गया, वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, 2:1 हो रहा है, ठीक है। तो भाई यही कारण है कि हमारे जो दो टेस्ट ट्यूब में गैसेस मिलते हैं, एक गैस में वॉल्यूम डबल होता है पहले वाले टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाफ होगा और हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होगा। इंपॉर्टेंट चीज,
जो बच्चे ध्यान नहीं देते। इलेक्ट्रोलिसिस में ये चीजें तो समझ जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो बच्चे ध्यान ही नहीं देते। कैथोड पे कौन सा गैस जाएगा और एनोड पे कौन सा गैस जाएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। भाई हमने इलेक्ट्रोलिसिस तो करा दिया, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा हमारा, तो कैथोड पे कौन सा गैस इकट्ठा हुआ और एनोड पे कौन सा गैस इकट्ठा हुआ, डिपॉजिट हुआ, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे हमारे कैथोड पे कौन सा गैस जाएगा भाई, ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा, और हमारे एनोड पे कौन सा गैस जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। कैथोड मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, हाँ कौन सा वाला, नेगेटिव वाला भाई, यहाँ लिखा हुआ है देखो ना, कैथोड नेगेटिव लिखा हुआ है। कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड मतलब पॉजिटिव। इसको भी याद करने का एक तरीका बताते हुए, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, होल लाइफ की लिए तुम्हें मैं गारंटी दे रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे कैथोड एनोड। कैसे पढ़ा होगा एक चीज, कटायन अनायन, पढ़ा है ना, ठीक है। कटायन, इधर देखो ध्यान से, पहले बोर्ड पे देखो, ये क्या है, टी है, टी किसकी तरह दिख रहा है, प्लस की तरह। तो कटायन मतलब कौन सा आयन, जो पॉजिटिव हो, इसे क्या कहते हैं, फिर से बोलो तेज, एन आयन, एन 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 मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला आयन है उसे हम क्या कह देंगे, एनायन कह देंगे। कटायन पॉजिटिव आयन, एनायन नेगेटिव आयन। जब हम आयन की बात कर रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रोड में आते हैं तो उल्टा कर देते हैं, कटायन एनायन याद रखिए भाई, कटायन पॉजिटिव आयन है, लेकिन कैथोड क्या हो जाएगा, उसके उल्टा हो जाएगा। कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो देखो कैथोड कौन सा हो गया हमारा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कटायन एनायन याद करो, कैथोड एनोड, ऐसे ही याद होगा उसका उल्टा। एनायन हमारा नेगेटिव आयन होता है, तो एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे कि कैथोड पे कौन सा गैस हमारा डिपॉजिट होता है और एनोड पे कौन सा गैस डिपॉजिट होता है हमारा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चीजें तो सब पढ़ के जाएगा, ये तो सब पढ़ के जाएगा ना, ये चीज लोग जल्दी ध्यान नहीं देते कभी कभी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। इसका यूज देखा है कहीं, कहां यूज होता है, यूज देखा है इसका कहीं, सबने देखा है, तुम सबने देखा होगा। हॉस्पिटल में गए हो कभी, वो जो ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते हैं, उसके बगल में देखा करो, इतना बड़ा सा ना एक बोतल की तरह होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, बबल्स ऐसे बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। वो तो होता है, वाटर को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर बाय द वे आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो ऑल ऑफ सडन इमरजेंसी के लिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सबने देखा होगा हॉस्पिटल में, ये सभी को दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी इमरजेंसी में जाओगे ना, ठीक है, तो ये चीज आपको दिख जाएगी, वो बेड आईसीयू वगैरह में बेड के बगल में ये चीज लगी हुई दिख जाती है, ठीक है भाई। कोई कंफ्यूजन, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो मास का वो कह रहा है कि अगर आपने वाटर H2 है हमारा, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन कर दिया हमने, तो मास रेशियो बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। भाई मास रेशियो हमें पता है 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास। कैसे देख लेते हैं एक बार, H2O की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं H2O। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 1। 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, रेशियो निकालिए कितना आएगा, 1:8 आएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का मास हमेशा हमारा क्या होगा, 1 होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, 8 होगा। इस रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था कि अगर मान लेते हैं हम आपको, हमने जो है आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, और हमने आपको 50 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया और आपसे कहा कि वाटर बनाइए, तो कितने ग्राम वाटर आप बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि हमने आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया और 50 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया और आपसे कहा कि वाटर बनाइए, तो कितने ग्राम वाटर आप बना सकते हैं। भाई एक बात बताओ, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता वो वाटर बनाने के लिए। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन को लेगा, 24, है ना। तो यानी हमारा 3 ग्राम हाइड्रोजन हो गया और 24 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, टोटल कितना ग्राम वाटर बना हमारा। ऐसा नहीं है कि 50 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम, तो 53 ग्राम हमने वाटर बना दिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कर सकता है वाटर बनाने के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लास 9 जो सेकंड लॉ था हमारा,
उसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो वही देखिए, आपसे रेशियो पूछा गया है, भाई वाटर मॉलिक्यूल ले लिया गया, हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम का मास 1 होता है तो 2 एटम का 2 हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, दोनों को हमने रेशियो निकाला 2:16 करके, कितना आ गया हमारा 1:8 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है भाई। केस स्टडी कह रहा है आपका, वही इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसके लिए आपको यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है, ठीक है। कि ऐसा कुछ आपको स्टोरी की तरह बना के दे दिया जाता है ना केस स्टडी में, कि भाई हमारी एक स्टूडेंट है अमृता जो है, उन्होंने क्या किया, हमारे डिस्टिल्ड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए कि भाई ऑब्जर्वेशन क्या था, अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा, ये पता होना चाहिए आपको। वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई, क्या है वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो हम फिर कैसे कह रहे हैं कि हमने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करा लिया। हम जिस वाटर की बात कर रहे हैं दैट इज टैप वाटर। टैप वाटर की जब हम बात करते हैं तो टैप वाटर में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। टैप वाटर इज नॉट ओनली H2O बट H2O विथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी चीजें टैप वाटर में मौजूद होती हैं। टैप वाटर को जब बहुत ढेर सारा, बहुत ज्यादा बॉइल करते हो, देखते हो उसमें नीचे व्हाइट कलर का रेजिड्यू पाउडर फॉर्म मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत ढेर सारे आयंस मौजूद होते हैं, उसकी वजह से टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर मींस प्योर H2O, इसमें कोई आयंस मौजूद नहीं होते। जब तक कोई आयन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। क्या कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन, डिस्टिल्ड वाटर कंटेन नो आयंस एंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मान लो हमें डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करानी हो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें एसिड डाल देंगे। एसिड डालेंगे वाटर में, वो क्या करेगा, H+ आयन देगा। H+ आयन देगा मतलब हमारे वाटर में आयन आ गए। एक बार जब वाटर में आयन आ गया तो हमारा कंडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। एसिड नहीं मिला, हमने क्या किया, नींबू लिया, उसको उसमें निचोड़ दिया। लाइम वाटर इज ऑल्सो, सॉरी, लेमन जूस इज ऑल्सो एन एसिड, ठीक है, वो भी कंडक्शन करा देगा आपके इलेक्ट्रिसिटी का। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हमें क्या करना है, वाटर में एसिड डाल देंगे थोड़ा बहुत, हमारा कंडक्शन होने लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, करेक्शन कैसे करना है हमें, टू मेक द वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। भाई ऐड कर दिया, हमारा जो कंडक्शन स्टार्ट हो गया। अब हमारा बल्ब जल गया। डिस्टिल्ड वाटर में पहले हमारा बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन जब जैसे हमने उसमें थोड़ा सा एसिड डाला उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो गया और बल्ब हमारा जलने लगा। पहले इसलिए नहीं जल रहा था क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, ठीक है। फिर से वही चीज है, आपका केस स्टडी एक बार दिया गया है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए। एनोड पे हमारा ऑक्सीजन, कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन, जितनी चीजें हमने जो बात की थी अभी एक्सपेरिमेंट वाला जो केस स्टडी वाला बात किया हमने, उसी की चीज रिगार्डिंग यहाँ पे सभी चीजें मेंशन की गई। लास्ट आता है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन में 3 तरीके के डीकंपोजिशन की बात की थी हमने। फोटोलिटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो। और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले इसकी बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, टूट के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में बिखर जाना। फोटोलिटिक है तो इस बार किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में हो। सनलाइट के प्रेजेंस में 2 तरीके के डिकम्पोजिशन की बात की हमने। एक हमने कहा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे ये 2 पार्ट्स में टूटेगा, सिल्वर जो कि ग्रे कलर का होता है, और दूसरा हमारा क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड भी है हमारे पास। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो ये भी 2 पार्ट्स में टूटेगा, सिल्वर एज वेल एज ब्रोमीन, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड हमारा व्हाइट कलर का पाउडर होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो हमारा किस कलर का होता है, येलो कलर का पाउडर होता है। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं कहां, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अभी आज के समय में तो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए हम प्रिंटर से इंक डालते हैं और प्रिंट करके बाहर निकाल देते हैं ना। लेकिन अगर हम पुराने जमाने में जाएं, पहले के बारे में बात करें, पहले के बारे में आपने कभी मूवीज में या फिर बहुत सारी जगहों पे देखा होगा
कि वो फोटो फिल्म जो होती है उसे ऐसे कुछ लिक्विड में ऐसे लगाते हैं और फिर ऐसे धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं, ऐसा समथिंग लाइक दैट। पुरानी मूवीज देखेंगे तो वैसा दिख जाएगा आपको। तो वो धूप में सुखाने के लिए नहीं डालते हैं, बेसिकली वो क्या किस लिए डालते हैं, इसी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए डालते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, भाई ग्रे कलर आपको उसमें मिलेगा, ठीक है ना, ब्लैक कलर मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा, तो अलग अलग कलर्स आपको वहां पे इमेज के फॉर्म में मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करते हैं। ये इससे बेस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे हम, ठीक है। तो याद रखेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये यूज कहां होगा, हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में, उसे हम क्या कह देंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। देखिए यहां पे फिर से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अभी अभी हमने देखा कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर में टर्न हो जाता है, बदल जाता है। क्यों? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। ये चीज भी हमने देखी, ये भी सही है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि इसी वजह से होता है। अच्छा, कभी अगर आपको असर्शन रीजन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, नहीं समझ में आए, अच्छा दोनों ट्रू तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि पहला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा सेंटेंस भी ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए असर्शन को पकड़िए और असर्शन वाले सेंटेंस का क्वेश्चन बना दीजिए, किसके साथ, सर नहीं ऐसा नहीं करते। हाँ, असर्शन वाले जो आपका सेंटेंस है उसका क्वेश्चन बना दीजिए इसके साथ। वाई कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का फोटो जो है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, इसीलिए तो वो ग्रे में कन्वर्ट होता है ना। तो अगर आपके वाई का आंसर रीजन में दिया गया है तो समझ जाइए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर वाई का आंसर नहीं मिल रहा आपको रीजन में तो एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट नहीं, ठीक है। तो असर्शन को पकड़िए, उसका क्वेश्चन बना दीजिए वाई के साथ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। यहां हमें आंसर मिल गया, इसीलिए हमने क्या कहा कि दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब अगला आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी नाम से हमें पता चलेगा, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब क्या होगा, किसी को उसकी जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड के फॉर्म से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये बड़ा जरूरी है, इसे हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज। एनसीईआरटी में आपके मिल जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, एक ग्रीन कलर का बॉक्स करके बनाया गया है, उसमें मिल जाएगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। इसको याद करने के ढेर सारे तरीके हैं, याद ये होना चाहिए सबको। अगर ये नहीं याद है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लीजिए कि आप कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये जरूरी है बहुत, आगे भी आपके काम आएगा और टेंथ में भी बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। अलग अलग तरीके हैं आपको याद करने के लिए, ढेर सारे तरीके मिल जाएंगे। ऐसे जैसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, ऐसे करके प्लीज पी हो गया तो पोटेशियम, स्टॉप एस हुआ तो सोडियम, कॉलिंग सी ए, कैल्शियम मी, मैग्नीशियम अ, एल्यूमिनियम ज़ेब्रा, जेड से है तो जिंक, ऐसे याद कर लेंगे। फिर कुछ लोग और भी केदारनाथ ऐसे करके याद करते हैं, केदार के पोटेशियम, नाथ एन ए, सोडियम, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रिक्स हैं, आप जो भी तरीका अपनाएं इसे याद जरूर रखेंगे, ठीक है। जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है वो उतना कम रिएक्टिव है। याद रखिएगा, ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। यानी यूं कह ले कि ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट अपने ऊपर वाले को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और अगर आपको ये नहीं याद होता है तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कॉपर का रिएक्शन करा दिया भाई ZnSO4 के साथ, कंप्लीट दिस रिएक्शन, ऐसे पूछेगा।
कॉपर प्लस ZnSO4 प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंप्लीट करिए। ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो इधर कॉपर हमारा यहां है भाई, जिंक हमारा यहां है भाई। क्या कॉपर जिंक को उसके कंपाउंड से हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। ठीक है, तो यहां पे आप सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। और कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसे पूछा जाता है। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज होना चाहिए। क्या कह रहा है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड के फॉर्म से अगर डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और इसका एग्जांपल देखिए, यहां पे ढेर सारा मिल जाएगा आपको। और एक एग्जांपल ऐसा है जिसके बारे में हम लोग कई बार बात भी किए हैं। देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अगर आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन कॉपर के ऊपर, यानी आयरन कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ब्लू वेट्रॉल और इसे हम कहते हैं ग्रीन वेट्रॉल। तो क्या किया? आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर की जगह कौन लग गया? आयरन लग गया। तो CuSO4 हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? FeSO4 में, और कॉपर हमारा अलग हो गया। ये है हमारा कॉपर सल्फेट। जब हमने उसमें आयरन डाला तो बन गया हमारा क्या? आयरन सल्फेट। इसीलिए इसको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ग्रीन वेट्रॉल, ब्लू वेट्रॉल। ठीक है, इधर देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक इज ऑल्सो रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा भाई? कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस किया, बन गया हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस हमारा क्या रह गया? कॉपर रह गया। यहां भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इधर भी देखेंगे, लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो लेड ने भी क्या किया? कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर की जगह पे क्या आ गया? खुद आके लग गया, लेड क्लोराइड हो गया, और साथ में हमारा क्या बच गया? कॉपर बच गया। ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? चलिए भाई, फिर आगे बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक यहां पे आपको फिर से क्वेश्चन मिल जाता है। क्या कह रहा है कि अगर हमने कॉपर सल्फेट में जो है ना, अगर हमने क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डाल दिया, कितने घंटे के लिए? अबाउट 1 आवर, 1 घंटे के लिए। इसीलिए हमने जब आपसे रिएक्शन के बारे में शुरू में बात की तो हमने क्या कहा? इसे हीट करेंगे। हीट करेंगे जल्दी हो जाएगा, नहीं हीट करेंगे बहुत स्लो प्रोसेस होगा, 1 घंटे का समय ले रहा है। तो बात क्या था हमने कि ब्लू वाला हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, अगर उसमें हम आयरन डाल देंगे तो किस कलर में चेंज हो रहा था? पेल ग्रीन कलर बोला था ना, देखो यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्लू वेट्रॉल कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉपर सल्फेट हमारा सॉल्ट लिया था हमने CuSO4, उसको आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। भाई हमने सॉल्ट क्या लिया था? हमने सॉल्ट लिया था CuSO4 जो कि ब्लू कलर का था। जब आयरन ने उसे डिस्प्लेस किया तो क्या बना दिया? FeSO4 बना दिया, जो हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, इसीलिए हमारा चेंज इन कलर हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ब्लू वेट्रॉल, ग्रीन वेट्रॉल, जितनी कुछ चीजें हमने आपको डिस्कस की हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक ये वाला देख लो जो अभी बताया था मैंने कि अब आपको बेवकूफ बनाने के लिए कभी कभी किया जाता है। कॉपर प्लस FeSO4 दे दिया। अब कॉपर जो है वो आयरन के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो आयरन को हटा ही नहीं सकता उसके कंपाउंड से, नहीं हटा सकता। देन नो रिएक्शन। व्हाई नो रिएक्शन? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो अगर लेस रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा केस हमारे सामने आता है तो हम क्या कह देंगे वो कि वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। फिर अगला आ रहा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही है, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब भाई इसने इसको इसकी जगह से हटाया तो इसने क्या किया? इसकी जगह पे जाके चला गया। अपना पोजीशन अगर मेटल्स या एलिमेंट्स इंटरचेंज कर लें, अदला बदली कर लें, या फिर हम यूं कह लें कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट नजर आए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। देखिए यहां पे आपको समझाया गया है भाई। देखिए ए ने यहां से गया और सी की जगह पे जाके लग गया, पहला डिस्प्लेसमेंट, और प्रोडक्ट बन गया हमारा ए सी की जगह आया तो क्या बन गया? ए डी बन गया हमारा पहला प्रोडक्ट।
सी यहां से निकला और वो किसके पास चला गया, ए की जगह पे चला गया, तो दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सी बी बन गया। दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, है ना। या फिर यूं कह लें कि ये दोनों एलिमेंट्स अपना अपना पोजीशन इंटरचेंज कर ले रहे हैं, अदला बदली कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहां पे आपको दिखाया गया एक एग्जांपल के तौर पे, Na2SO4 प्लस BaCl, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड दोनों है हमारे पास। सोडियम यहां से निकला और क्या किया, बैरियम की जगह पे आ गया, तो दो सोडियम और दो क्लोरीन मिलकर उन्होंने क्या बना लिया, NaCl बना लिया, ठीक है भाई। और बेरियम को जब यहां से हटाया गया तो भाई बेरियम बेचारा अकेला पड़ गया था, उसको दिखा यहाँ पे कि भाई सोडियम की जगह तो खाली है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो बेरियम ने क्या किया, फटाफट उसकी जगह को ऑक्युपाई कर लिया और बन गया क्या हमारा, BaSO4, ठीक है, बैरियम सल्फेट। दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज, आगे चल के एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सारे रिडॉक्स रिएक्शन हैं, सिवाय इसके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कभी पूछ लिया जाए कि मेंशन अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, देन ओनली एंड ओनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे हमारे रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। तो ये याद रखेंगे, अगर बाय द वे कभी पूछ लिया गया कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होता है, तो याद रखेंगे कौन सा नहीं होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड मतलब हमारा क्या हो गया भाई, BaCl2, और सोडियम सल्फेट मतलब हमारा क्या हो जाएगा भाई, Na2SO4। भाई दोनों का रिएक्शन करा दिया हमने, कौन सा रिएक्शन होगा ये भाई, बैरियम सोडियम की जगह आएगा, सोडियम बैरियम की जगह आएगा, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कौन सा रिएक्शन कहा जाएगा हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दिखाया गया है। एक और रिएक्शन कहा जा सकता है, कोई बताएगा कौन सा, ये वाला पढ़ो और बताओ, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलावा और कौन सा रिएक्शन कह सकते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, प्रेसिपिटेट बन रहा है हमारा, है ना, तो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, यही जो बेरियम सल्फेट वाली बात की थी हमने, ठीक है, कि इस रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन हमारा बेरियम क्लोराइड का है, साथ में सोडियम सल्फेट है, भाई रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो भाई देख लेंगे हमारे पास क्या कह रहा है, इसको इक्वेशन लिख के देख लेते हैं। कह रहा है हमारे पास BaCl2 है और सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। भाई रिएक्शन करा है तो बैरियम किसकी जगह गया, है ना, तो क्या बना हमारा, ठीक है, कह रहा है हमारे पास क्या बन रहा है, NaC, ठीक। तो इसी पे बेस्ड आपका एक सिंपल सा MCQ क्वेश्चन होगा। एक और यहाँ पे आपको देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, एक इक्वेशन दे दिया गया और आपसे पूछ दिया गया कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें जो है आपसे पूछेगा कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, आप आसानी से बता दोगे कि भाई ये कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें मान लो अगर यहाँ पे रिडॉक्स ऑप्शन दे दिया जाता, ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर यहाँ पे ऑप्शन हमारा रिडॉक्स का दे दिया जाता तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम रिडॉक्स नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी और टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए रिडॉक्स दिया जाता तो वो रिडॉक्स होगा, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे डिकम्पोजिशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे प्रेसिपिटेशन हो। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वो रिडॉक्स होगा, कंफर्म 110%, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे हम रिडॉक्स नहीं कहेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या मिलकर बना हुआ है भाई, रेड एंड ऑक्स। रेड मतलब और ऑक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा मान लो हमने आपसे कहा
कि सर हम एक रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा गया है सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं सर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन तो दिख ही नहीं रहा है हमें, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है? अभी हमने कहा था ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अलावा सारा रिडॉक्स होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है? तो ये तो आपको ऐसे बता दिया गया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वजह से होता है, लेकिन ये रिडॉक्स सिर्फ इसी की वजह से नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी रिडॉक्स होता है, ठीक है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। भाई इधर देखिए, कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? कॉपर इज ए मेटल, और मेटल हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, तो 2 कॉपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हुआ, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन हुआ। दोनों चीजें हो रही है यहां पे हमारे पास। अगर भाई किसी भी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन होगा, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता है। तो भाई अगर किसी एक ने लॉस किया तो कोई ना कोई इसको गेन भी तो करेगा, है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होना ही होना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसीलिए हर एक रिएक्शन हमारा क्या कहा जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। अब देखिए एक और चीज इधर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो रिडक्शन के बारे में बताया गया है, इधर ऑक्सीडेशन के बारे में बताया गया है। भाई कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो हम कह रहे हैं क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और ऑक्सीजन को यहां से हटाया, सॉरी ऑक्सीजन को कॉपर ऑक्साइड से हटा दिया गया। यहां देखो, यहां CuO है और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? सिर्फ Cu है, तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हम यहां पे क्या कह देंगे? रिडक्शन कह देंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या हो गया? हमारा रिडक्शन। बात समझ में आ गई क्या? कोई कंफ्यूजन इधर? चलिए एक और चीज देखेंगे अभी रिडॉक्स में हम लोग। अब देखिए, अब ना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है। थोड़ा आसान होता है, अगर आपने ये पहचान लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी पहचान सकते हैं। कैसे? देखो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। क्या कहा गया? जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और जिसका रिडक्शन होगा उसे हम क्या कह देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं सर? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं? ठीक है, समझते हैं जरा इस प्रोसेस को हम लोग, कि क्यों हम लोग जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं। यहां देखेंगे, इस रिएक्शन को देखेंगे और समझेंगे। हमारे पास है यहां पे कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? कॉपर है। मतलब ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ भाई? रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हुआ। अच्छा, जिसका रिडक्शन हुआ उसे हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? पहले इसकी बात करते हैं। यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया तो इसका क्या हो गया भाई? अच्छा एक बात बताओ, अगर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कौन देता? हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हो पाता क्या? तो इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ? तो जिसकी वजह से हुआ उसी को तो एजेंट कहेंगे। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर ऑक्साइड की वजह से, इसीलिए हम कॉपर ऑक्साइड को क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं। अच्छा एक बार फिर से देखो, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो कॉपर का ऑक्सीजन कौन लेके जाता? कोई नहीं, कॉपर का रिडक्शन ही नहीं होता। तो कॉपर का रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ भाई? हाइड्रोजन। तो इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या कह रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। बात समझे क्या? तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसे हम क्या कह देंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। बात समझ में आ गई?
बोलो कोई कंफ्यूजन इधर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है, यही चीजें यहां पे आपको मेंशन की गई। कुछ और यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की बात की गई है। जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन किया, जिंक बन गया कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। यहां देखेंगे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया तो रिडक्शन हो गया, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। यहां भी देखेंगे MnO2, Mn से ऑक्सीजन चला गया हमारा तो क्या हो गया रिडक्शन हो गया। HCl, इसको ऑक्सीजन मिल गया हमारा, अच्छा इधर HCl क्लोरीन से हाइड्रोजन चला गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। अब क्लोरीन से हाइड्रोजन चला गया मतलब इसका क्या हो गया भाई हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये छोटे छोटे आपको रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स दिए गए। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, अभी पिछला वाला क्वेश्चन जो है उसी पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब ये क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है पूछ रहा है, क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि Mn का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए आपको जो है ना रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड ना कुछ और चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां भी देखो आपको रिडॉक्स का ही कह रहा है कि इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है वो पहचानना है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वो पहचानना है, ठीक है। तो भाई इधर देखो SO2 है हमारे पास, इधर H2S है, ठीक। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो गया H2O हो गया। तो इधर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया SO2 ने। इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ तो SO2 क्या कहा जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये ढेर सारे छोटी छोटी चीजें हैं। अभी हाँ अभी हमें जानना है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। ये जो ऑक्सीडेशन होता है इसका हमारा डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। दो चीजें हैं, एक कह रहा है रेंसिडिटी और दूसरा कह रहा है हमारा कोरोजन। ये दोनों चीजें ऑक्सीडेशन से हो सकते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी देखिए क्या होता है, द फाउल स्मेल or taste of eatable items due to their oxidation is called rancidity। खाने पीने की चीजें अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएं और उनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो इसे हम क्या कह देंगे रेंसिडिटी कह देंगे, ठीक है। जैसे दूध, आपने सुबह दूध बॉईल किया उसको वैसे ही छोड़ दिया, रात तक उसका स्मेल और टेस्ट दोनों खराब हो जाएगा। मम्मी ने सुबह चावल दाल बनाया उसके बाद उसे वैसे ही छोड़ दिया, शाम तक दाल का टेस्ट खराब हो जाएगा। होता है ऐसा, है ना। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ठीक है। आपने बिस्किट खरीदा, रैपर को फाड़ा, फाड़ के रख दिया, दो खाया भूल गए रख दिया, फिर 3-4 दिन बाद खाने जाएंगे उसका क्रंचीनेस गायब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। चिप्स का पैकेट खोल के रख देंगे 2 घंटे तक, उसका क्रंचीनेस गायब हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है ये सब चीजें, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से ये चीजें हो सकती है। खाने पीने की चीजों का टेस्ट खराब हो सकता है, ठीक है, उनका स्मेल खराब हो सकता है, और इसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं रेंसिडिटी कहते हैं। कह रहा है कि रेंसिडिटी से बचे कैसे। तो रेंसिडिटी से बचने के ना कुछ तरीके हमारे पास यहां मेंशन किए गए, उन तरीकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कह रहा है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी, विटामिन ई टू इनहिबिट ऑक्सीडेशन। यानी हम खाने पीने की चीजों में कुछ ऐसे चीजों को ऐड कर दें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, अगर घर पे हमारी मम्मी लोग अचार बनाती है ना तो अचार में 2 चीजें स्पेशली डाली जाती हैं, एक सॉल्ट और दूसरा ढेर सारा मस्टर्ड ऑयल। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। उसके बाद वो 1 साल 2 साल तक चलता है, नहीं खराब होता ना। मत डालिए सॉल्ट और मत डालिए मस्टर्ड ऑयल, फिर देखिए 1 महीने नहीं चलेगा वो, ठीक है, वो 1 महीने नहीं चलेगा। तो सॉल्ट और ये मस्टर्ड ऑयल किसकी तरह काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। तो पहला क्या कह रहा है कि हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये जो खाने पीने की चीजें होती है ना इनमें ऑयल और फैट मौजूद होता है। नाइट्रोजन ऑयल और फैट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो इसीलिए आपके जो चिप्स कुरकुरे या जितने भी पैकेट्स हम पैक करते हैं उसमें ढेर सारा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चिप्स में वो हवा आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं होता, वो उस चिप्स का क्रंचीनेस और टेस्ट बरकरार रखने के लिए होता है। उस चिप्स में एक छोटा सा होल कर दो पैकेट में,
फिर देखो उसका टेस्ट और कंसिस्टेंसी गायब हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि हमारे जो पैक होते हैं, पैकेज आइटम्स होते हैं, उनमें हम नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, इसके अलावा हीलियम गैस भर सकते हैं। हीलियम एक नोबल गैस है, ये तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो हीलियम गैस भर सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं। या फिर किसी चीज को हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो फिर तब भी ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक वहां पे आपको मेंशन किया गया रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम टू लोअर द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन। एक चीज ध्यान रखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा तो रिएक्शन तेजी से होगा, अगर टेम्परेचर कम तो रिएक्शन धीरे धीरे होगा। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन भी जल्दी होगा। गर्मी के मौसम में देखो ना, सुबह खाना बनाओ दोपहर तक खराब हो जाएगा, या शाम होते तो गारंटी खराब हो जाएगा। ठंडी के मौसम में नहीं होगा, विंटर सीजन में सुबह का बना हुआ दाल शाम तक खराब नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन गर्मी के मौसम में हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन भी जल्दी हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, चीजों को बचाने के लिए फ्रिज में डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे, टेम्परेचर कम रहेगा, ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होगा। ऐसा थोड़ी है कि रेफ्रिजरेटर में दाल बना के डाल दिया तो वो 3 महीने तक वैसे ही रहेगा, खराब तो होगा। रेफ्रिजरेशन में डालोगे तो 2 दिन बाद खराब होगा, और ऐसे बाहर रखोगे तो 1 दिन में खराब हो जाएगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो हम रेफ्रिजरेटर में क्यों डालते हैं, ताकि टेम्परेचर कम हो जाए और धीरे धीरे हमारा ऑक्सीडेशन जो होने का समय है वो ज्यादा हो, और हमारा फूड उससे पहले हम कंज्यूम कर ले। इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पे मेंशन होगा, टू स्टोर द ईटेबल आइटम्स इन कूल एंड डार्क प्लेस। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करती हैं, अभी पढ़ा था हमने। आप जब भी कोई मेडिसिन खरीदते हो ना, ध्यान से पढ़ना, उस मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है स्टोर एट कूल एंड डार्क प्लेस, हमेशा लिखा रहेगा। डार्क प्लेस क्यों लिखा था, सनलाइट से दूर रखेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन तेजी से हो सकता है और हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फूड खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं रेंसिडिटी से बचने के लिए। दूसरा इधर हमारा टर्म आता है कोरोजन। सिर्फ 2 चीजें हैं, एक टर्म है कोरोजन और दूसरा टर्म है रस्टिंग। ध्यान से समझेंगे दोनों का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रस्टिंग की। रस्टिंग जो है ना, वो सिर्फ आयरन के केस में होता है। जब आयरन आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और उसके ऊपर एक नया लेयर बन जाएगा आयरन ऑक्साइड का, इसे हम कहते हैं। जब आयरन आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर के साथ रिएक्शन करेगा और उस आयरन के ऊपर एक नया लेयर बन जाएगा आयरन ऑक्साइड का, इसे हम क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे। आयरन का ओरिजिनल कलर क्या होता है बताइए, ग्रीन, ग्रे, सिल्वर ग्रे। अभी आयरन रॉड को काटोगे देखोगे ना, अंदर से सिल्वर की तरह एकदम दिखता है ना, सिल्वर ग्रे, वो ओरिजिनल कलर है आयरन का। आपको जो रेडिश ब्राउन दिखता है ना, दैट इज रस्ट, जंग है वो, ठीक है। तो जब आयरन एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर के साथ रिएक्शन करेगा, उसके ऊपर एक नया लेयर बनेगा, उसे हम कहेंगे रस्ट। कोरोजन समझिए क्या हो रहा है, आयरन के अलावा और कोई दूसरा मेटल अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और फिर फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी मौजूद होता है, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और इस वजह से धीरे धीरे उसका ऊपर वाला सरफेस हटना स्टार्ट हो जाएगा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर और अपर सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विथ मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कोरोजन में ना हमारा मेटल का सरफेस हट रहा है, रिमूव हो रहा है। रस्टिंग में हमारे मेटल के ऊपर एक नया सरफेस आया है, ठीक है। कोरोजन की वजह से हमारे मेटल बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं। भाई सरफेस हटेगा तो कमजोर तो होगा, ठीक है। आप देखो, आपने बाहर किसी आयरन या टिन का कोई कचरा फेंक रखा है, बारिश के मौसम में 2-3 महीने बाद जाओगे उसको एक बार ऐसे पीटोगे, देखोगे उसका ऊपर का लेयर हट जाएगा। क्यों? कोरोजन की वजह से। तो कोरोजन में ना ऊपर वाला सरफेस रिमूव होता है। हर मेटल के साथ कोरोजन हो सकता है। आयरन के केस में वही जब एयर के साथ रिएक्शन होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, रस्टिंग कह देंगे। फिर सवाल यह आता है कि रस्टिंग कोरोजन से बचे कैसे। ढेर सारे तरीके हैं। पेंटिंग, पेंट लगा दिया भाई, आयरन के ऊपर एक पेंट का लेयर आ गया, अब एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा आयरन के। ऑयलिंग या ग्रीसिंग, आप साइकिल चलाते हो, चेन जो होता है हमारा, ढेर सारा जो है रेनी सीजन में एकदम से उसमें ढेर सारा रस्ट आ जाता है, हम क्या करते हैं उस पे ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं। ऑयल या ग्रीस एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा जिसकी वजह से मॉइस्चर या एयर उस मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। पेंटिंग हो सकता है, ऑयलिंग हो सकता है, ग्रीसिंग हो सकता है।
एक और चीज होती है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इधर भी यूज करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप कोई मेटल का कंटेनर या बर्तन खरीदने जाते हैं और जब आप खरीद के उसका पैकेट ओपन करते हैं, आप देखेंगे उस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा जो है ना बैग होता है, वो कपड़े का या फिर पेपर का बना होता है, उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं। दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हम पैकिंग करते हैं ना तो उसको उसमें डाल देते हैं, वो उसके अंदर मौजूद एयर और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। तो हमारी पैकिंग हो गई, उसमें जो एयर या ऑक्सीजन था उसको उसने क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। अब कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, उस पैकेट को तुम 6 साल तक रखो, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर उस पैकेट को नहीं डाला होता, हमने उसमें छोटा सा बैग नहीं डाला होता, तो एयर ऑक्सीजन मौजूद होता, फिर वो ऑक्सीडेशन या रस्टिंग कर लेता या कोरोजन कर लेता और हमारा मेटल कमजोर हो जाता। तो जो छोटा सा बैग आपको मिलता है उसका भी यूज है, किसी काम की वजह से वो उसमें रखा जाता है। प्लास्टिक में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो भी रिएक्शन कर सकता है, बहुत स्लो रिएक्शन करता है, और प्लास्टिक तो और ज्यादा हार्मफुल होगा हमारे लिए, है ना। ठीक है, अच्छा, प्लास्टिक में सिर्फ उसी लिए नहीं, ऑक्सीजन के लिए नहीं, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करने के लिए रखा जाता है। अगर मॉइस्चर ज्यादा टाइम तक रहा तो अंदर वाले जो लेयर है आपका प्लास्टिक का, उस पर देखेंगे ग्रीन ग्रीन कलर का पतला सा लेयर बनने लगता है, अलगी वगैरह का। ठीक है, उससे भी तो बचाना है हमें। तो इन मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए उसे मेंशन करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है रस्टिंग और आपका जो है कोरोजन, इसके बारे में दो और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका रस्टिंग और उसके बारे में बात किया जा रहा है। भाई रेंसिडिटी से बचाने के लिए किस कौन कौन से गैस का यूज कर रहे थे हम लोग, हीलियम और नाइट्रोजन, इसी का यूज कर रहे थे, है ना भाई। हाँ, ये दो मेथड लास्ट है हमारे, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग और कोरोजन। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे रस्टिंग और कोरोजन में, इसलिए इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मेंशन किया मैंने। पहला कह रहा है गैल्वेनाइजेशन और दूसरा कह रहा है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये समझिए क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन कह रहा है द कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन। जिंक की कोटिंग करेंगे हम आयरन के ऊपर। कैसे कोटिंग करते हैं, जिंक को हम हीट करेंगे और उसे लिक्विड स्टेट में चेंज कर देंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, आयरन को डाल देंगे, फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। तो आयरन के ऊपर जिंक का एक पतला सा लेयर बन जाएगा। जैसे आप पानी में हाथ डालोगे, बाहर निकालोगे तो आपके हाथ के ऊपर पानी का लेयर आता है, वैसे ही आयरन को हम लोग लिक्विड जिंक में डिप करेंगे और बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जिंक का एक लेयर आ जाएगा, जिसकी वजह से अंदर का हमारा आयरन क्या रहेगा, सेफ रहेगा, रस्टिंग नहीं होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आपने देखा होगा आयरन नेल्स आपके मार्केट में जो मिलते हैं एकदम शाइनिंग सिल्वर कलर के होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले होते हैं। उनके ऊपर एक लेयर होती है हमारी जिंक की। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ जिंक टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। दूसरा कह रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही करेंगे, हम मेटल के ऊपर एक नया लेयर बनाएंगे, लेकिन इस बार हम किसकी मदद से बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने इसीलिए ले रखा है। बड़ा हो जाएगा क्या भाई, नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। एक यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया, हमने एक स्पून लिया, ठीक है, और यहाँ पे ना हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस स्पून के ऊपर ना हमें सिल्वर की कोटिंग करनी थी। आप जब 5 स्टार होटल में जाओगे ना, या फिर 3 स्टार 5 स्टार बड़े होटल में जाओगे, वहां पे आपको जो खाना खाने के लिए स्पून दिया जाता है ना, वो सिल्वर का होता है, लेकिन वो प्योर सिल्वर का नहीं होता है। अगर प्योर सिल्वर होगा ना, तो प्योर सिल्वर इतना मेलिएबल होता है कि आप गर्मा गर्म चावल उठाओगे वो ऐसे मुड़ जाएगा, पूरा पूरा चम्मच ही, इतना मेलिएबल होता है अगर गर्म रहेगा कोई भी खाना। तो वो होता अंदर से स्टील वाला या फिर आपका एल्यूमिनियम जो भी स्पून है वही होता है, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत पतला सा लेयर लगा देते हैं, किसका, सिल्वर का। देखने में लगेगा एकदम ये सिल्वर का स्पून है। ठीक है, तो वैसे ही आप किसी चीज के ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे, जिस एलिमेंट की हमें कोटिंग करनी है उसका हम सॉल्ट या कंपाउंड ले लेते हैं लिक्विड स्टेट में या एक्वस फॉर्म में। जैसे हमें इस स्पून के ऊपर सिल्वर की कोटिंग करनी थी, तो हमने एक सॉल्ट ले लिया, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है, इसके बाद आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, कैथोड पे हम स्पून को रखेंगे, कैथोड मतलब नेगेटिव वाला, उस पे हम किसको रख दिए, स्पून को। जिसके ऊपर हमें कोटिंग करनी है उस सब्सटेंस को हम किधर रख रहे हैं, कैथोड पे, और जिसकी कोटिंग करनी है उसको हम किधर रख रहे हैं, सिल्वर की कोटिंग करनी थी
तो एनोड हमने किसका बना दिया, सिल्वर का बना दिया, और कैथोड किसका बना दिया, उस स्पून का बना दिया, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट किया। भाई जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हमने सॉल्ट लिया है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, दो पार्ट में टूटेगा। कौन सा भाई, Ag+ और NO3-। पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, नेगेटिव के पास। यानी इधर हमारा जो सॉल्यूशन था, इसमें ढेर सारा सिल्वर Ag+ टूटता जाएगा, वो सारा डिपॉजिट माइनस वाले पे होगा। यानी वो क्या होगा, इस स्पून के ऊपर जाके ढेर सारा सिल्वर हमारा क्या होता जाएगा, ऐसे ही डिपॉजिट होता जाएगा, और स्पून के ऊपर क्या होगा, एक सिल्वर का लेयर बन जाएगा हमारा। समझ रहे हैं क्या बात, ठीक है। और अच्छा ठीक है, ये लेयर थोड़ा सा कहीं मोटा हो सकता है, कहीं पतला हो सकता है, बाद में हम उसे निकालने के बाद प्रॉपर फिनिशिंग दे देंगे, स्मूथ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको और कहां नजर आएगा, आपके घर पे जो टैप होता है ना, एकदम ब्राइट सिल्वर कलर का होता है ना, नाइक्रोम वगैरह और निकल वगैरह का क्या कहता है, उस पर कोटिंग किया जाता है, ठीक है। भाई पानी आएगा, अगर आयरन का या मेटल का हमारा टैप होता है आयरन का, तो वो तो बार बार रस्टिंग होगी ना, तो हम क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, किसका, नाइक्रोम का, क्रोमियम का, निकल का, है ना, जिसकी वजह से एकदम सॉफ्ट स्मूथ और शाइनिंग फिनिश भी मिल जाएगा। और इसके अलावा हम लोग जो रस्टिंग और कोरोजन है, इससे भी क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या, कोई कंफ्यूजन। तो आई थिंक बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू क्लास। ऐसे एंड किया जाए।